हम इतना डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग बाद में आए, मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, इंटरफेरेंस हमने लास्ट वीक स्टार्ट कर दिया था, काफी पोर्शन इंटरफेरेंस का कवर किया था। वेव इक्वेशन फर्स्ट वेव की ये थी, सेकंड वेव की वेव इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, where phi is pi different, ये सब हम कर चुके हैं। रिजल्टेंट वेव इज y1 plus y2, ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। r इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जिसे आप a b और phi की टर्म्स में लिख सकते हैं। I here is the intensity of resultant wave, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं। फेज डिफरेंस बाय 2 पाई, पार्ट डिफरेंस बाय लैम्डा और टाइम डिफरेंस बाय t, ये सब इक्वल होंगे। W1 W2 जो आप यूज कर रहे हैं, दैट बेसिकली स्प्लिट विद W1 by W2 is I1 by I2 is a square by b square। ये बेसिक इंटरफेरेंस है जो हमने डिस्कस कर लिया। ये सबने लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। So now A amplitude, B amplitude, A स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, B स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी को लिखते हैं K टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये इंटेंसिटी इसकी जगह लिख दी। यहां से जो लाइट आ रही है उसका एम्पलीट्यूड A है, यहां से जो लाइट जा रही है उसका एम्पलीट्यूड B है। सो दैट्स A स्क्वायर B डिवाइडेड बाय B स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जाहिद हो गया? आगे बढ़े। चलिए कुछ क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। पहला न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। If two waves represented by y1 is 4 sine omega t and y2 is 3 sine omega t plus pi, interfere at a point. Find the amplitude of resulting wave. तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसको तो मैं सॉल्व करूंगा। देखिए फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड 4 है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड 3, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड 4, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड 3। दोनों के फेजेस देखो, यहाँ ओमेगा टी, ये ओमेगा टी प्लस 5/3, सो द फेज डिफरेंस इज 5/3। तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा, इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। The amplitude of resultant wave is 4 square, 3 square plus 2 into 4 into 3 into cos pi by 3. Cos pi by 3 means cos 60. तो r आ गया, it's root over 16 plus 9 plus 2 into 4 into 3 into cos pi by 3 is half. So the resultant wave, amplitude of resultant wave is 16 plus 9, 25, 25 और ये 12 आ जाएगा, 25, 10, 35 और 37। तो ये एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव। ये पूछ रहा था आपसे। हाँ अलीसा, एक ही स्लाइड हुई बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नेक्स्ट स्लाइड है लीजा, सेकंड स्लाइड मिस हो गई, इसमें कुछ लिखा नहीं है मैंने। अच्छा, अगर वो आपसे मान लो पूछ ले कि ये दोनों लाइट वेव्स हैं, रिजल्टेंट की यूनिट क्या है, तो बता सकता है आप में से? मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं दीज आर लाइट वेव्स, बेसिकली दीज आर लाइट वेव्स,
मैंने एम्पलीट्यूड की यूनिट नहीं लिखी। अरे गुड, वेरी गुड। अस्का का एक आंसर आया है जो ठीक है। वेरी गुड राशिद, बच्चे समझदार होंगे। वजाहत जोहेब सबका सही आया। भाई लाइट वेव, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, सो द यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम और दिस इज वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट हो जाएगी। चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊं, लिखा इतना आप लोगों ने? चलो गुड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। शुरू के 2-3 न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये दिया है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट double slit experiment, two sources of intensity I and 4I are used. Find intensity at a point where एक है जहां फेज डिफरेंस है π/2 का, दूसरा दिया है जहां पाथ डिफरेंस है λ/4। पाथ डिफरेंस है λ/4। तो देखिए फर्स्ट वाला तो बहुत ट्रिवियल है ना भाई, आपको पता है I1 I है, I2 4I है। चलो जी, वजाहत का भी क्या आंसर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ऐसे लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2√I1। वजाहत अब जरा चेक कीजिए, आपने कहा जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। cos phi, यही तो होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हाँ, सादिया का सही आ रहा है। इट्स I2 is 4I, 2√I1 root I2 cos π/2। cos π/2 is 0। जी वजाहत, अब सही कह रहे हैं आप। तो ये तो 0 हो जाएगी टर्म, ये कितना बच जाएगा 5y। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 5y। इसमें मुझे डाउट बताइए भाई, ये शुरू के 2-3 न्यूमेरिकल्स के बाद ना आपके जहन में ये सारी चीजें सेट हो जानी चाहिए, ताकि फिर हम कुछ टफ पे आए तो आप परेशान ना हो ज्यादा। इसमें कोई डाउट है किसी का तो बताइए मुझे इस फर्स्ट वाले पार्ट में। चलिए वजाहत सेकंड भी चेक कर लेते हैं। चलो गुड, किसी का भी डाउट नहीं है ना, सबसे हो गया, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले पार्ट में भी चाहिए तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिलेशन तो यही है I1
प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। जाहिद गलत आ रहा है ना, 0 क्यों आ रहा है? 5i आ रहा है भाई, 0 क्यों आ रहा है बताओ? यही तो टर्म 0 हुई, ये i और 4i मिलके 5i तो हो जाएगा, 0 क्या लिख रहे हो? अब परेशानी जो है यहाँ वो सिर्फ फेज डिफरेंस के साथ है, फेज डिफरेंस नहीं पता। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई इज पार्ट डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा। हाँ वजाहत अभी करेंगे, इसके बाद जरा सा सीख जाओ फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस क्या होता है, फिर डिस्कस कर लेंगे। बाय 2 पाई पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाय 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और यहां से फाई आ गया विच इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। तो यहां से फाई आ गया विच इज पाई बाय 2। अब आप वैल्यू रख दीजिए तो आंसर तो सेम आएगा। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि न्यूमेरिकल्स में फर्क क्या होता है अगर वो आपको फेज डिफरेंस की जगह पार्ट डिफरेंस दे दे। आपको अल्टीमेटली पार्ट फेज डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो इन रिलेशंस के थ्रू आप फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस को रिलेट कर सकते हैं। इसमें मुझे बता दीजिए, इसमें कहीं किसी को कोई परेशानी है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में? चलिए बहुत बढ़िया, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं इसके अंदर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस रिलेट करना आ गया, आप सुनिए। In Young's double slit experiment, intensity at a point on screen where part difference is lambda is k units. Find intensity at a point where part difference is lambda by 3. तो एक पॉइंट है जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी के है। आपको इंटेंसिटी उस पॉइंट पे चाहिए जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हो। तो देखिए इस काम को आप कैसे कर सकते हैं। अब इसमें देखो दो, ये जो के दिया है ना, दिस के इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आई आर दिया है उसने आपको, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के दे दी है। जो आप यहां तक कैलकुलेट कर रहे थे ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसने आपको एकदम से के दे दी है। पार्ट डिफरेंस आपको दिया है लैम्डा बाय 3 का। नहीं 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 नहीं, इसमें तो दो पार्ट है, ये दिया है उसने। और जहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी के है ना, वहां पार्ट डिफरेंस था लैम्डा। अब परेशानी ये है, ना तो I1 पता है ना I2 पता है। तो पहले तो I1 I2 निकालो, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस जगह निकालो जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है। तो पहला काम है आपका I1 और I2 निकालने का। तो देखिए I1 और I2 के लिए सुनिए जरा, जब वो कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं लिखता,
सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है I1 और I2 दोनों इक्वल है, क्योंकि यंग्स ने जब ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसने दोनों स्लिट्स की विड्थ सेम ली थी। और जैसे अभी मैंने थोड़ा एक दो स्लाइड पहले एक्सप्लेन किया था ना कि विड्थ इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। अगर इन दोनों स्लिट की विड्थ सेम होगी तो इन दोनों स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो यहां पर I1 और I2 एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है। अब आपका काम है किसी तरह से I1 या फिर आप I2 कैलकुलेट कर लें। सो देखिए वो काम आप कैसे कर सकते हैं। दोनों इक्वल है। आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अच्छा पार्ट डिफरेंस दिया है तो मेरे ख्याल से फेज डिफरेंस आ जाएगा। पार्ट डिफरेंस लैम्डा, ये तो देखकर पता चल जाएगा फेज डिफरेंस कितना है। 2 पाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा का है ना, सो फाई आ गया 2 पाई। गुड, वजाहत सही आ रहा है आपका। अब वैल्यूज रख देते हैं तो देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जरा ढंग से सुनिएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इट्स cos phi. This resultant intensities are I1 is I1, I2 is I1, 2 root over I1 root over I1 cos 2 pi. So the resultant intensity is it's 2I1. अच्छा, जी 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 बिल्कुल के दिया ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये आ जाएगा 2I1 cos 2 पाई तो 1 होता है, के आ गया 4I1, I1 आ गया आपका k/4 और इतना ही I2 भी रहा होगा। इस स्टेप तक बताइए मुझे, कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी? देखो ये धीरे धीरे ना बिल्ड हो रहा है आपका, चीजें जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे वो कंपेरेटिव टफ होंगे, वहां तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे स्टैंडर्ड उठा रहे हैं। यहीं अटक गए तो फिर नहीं समझ में आएगा कुछ। हाँ अर्शद, यंग्स डबल स्लिट जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था उसमें यंग ने दोनों स्लिट्स की विड्थ सेम ली थी। I1 और I2 दोनों स्लिट की विड्थ सेम ली थी, और जब स्लिट की विड्थ सेम होगी तो इंटेंसिटी भी सेम होगी। अभी बताया तो था मैंने कि ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में W1 W2 इक्वल था, तो I1 I2 भी इक्वल होगा। फैजान कहां से बताऊं, शुरू से? जी फैजान कहां से बताऊं बताइए। भाई एक चीज सुनिए, आप मुझसे 10 बार भी रिपीट करने के लिए कहेंगे मैं कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं, बस कुछ बच्चे नाराज होने लगते हैं कि बार बार टाइम खराब हो रहा है। अगर आप एग्जाम्स में स्कोर करना चाहते हैं तो आपके अंदर दो क्वालिटीज एटलीस्ट होनी चाहिए। एक, यू शुड बी अ गुड लिसनर, और आप अच्छा सुनने वाले हो। बोलने वाले तो सभी होते हैं, अच्छा सुनने वाले हो कि आप सुने मैं क्या कह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है मैं एक चीज 5 मिनट पहले कहता हूँ और 5 मिनट के बाद मेरे पास 10 आ जाते हैं क्वेश्चंस की सर ये क्या था। तो उसका मतलब ये कि आपने सुना ही नहीं, मतलब आप जब मैं बता रहा था आपका जहन कहीं और घूम रहा था। वो जहन यहाँ तो कोई मसला नहीं है, आपने नहीं सुना आप मुझसे दोबारा पूछ लेंगे, लेकिन वो दिमाग जो अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता वो एग्जाम में भी नहीं कर सकता। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन में दिया क्या था, तो आप वहां लिखेंगे क्या। और जब आप मुझसे डाउट्स पूछते हैं ना, अगर आप मुझसे ऐसे पूछे पिन पॉइंट करके कि किस पॉइंट पे डाउट है, तो वो बहुत सही तरीका होता है कि मुझे भी लगता है कि ओके इसके साथ यहाँ परेशानी आ रही है। जब आप मुझसे ऐसे पूछते हैं ना पूरा रिपीट कर दीजिए, तो वो चीज ये बताती है कि सिर्फ कि आपने सुना नहीं कुछ। बहरहाल, तो फैजान साहब सुनिए जरा, यहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी के दी हुई है, आई आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी के दी हुई है आपको, तो आई आर इसके। पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो एक्स लैम्डा है। I1 का नहीं पता, I1 और I2 पहले हमें कैलकुलेट करना है।
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट की विड्थ सेम ली थी, तो I1 और I2 इक्वल था। तो आप लिख सकते हैं भाई फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन ये होता है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा दिया है तो मैंने फेज डिफरेंस निकाल दिया। इस इक्वेशन के अंदर मैंने सब सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया। फैजान मुझे वहीं रोकना जहां तुम अटके थे। IR की जगह K रख दिया, I2 की जगह I1 रख दिया, I2 की जगह I1 रख दिया cos 2 पाई। सो I1 इज K/4, I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाएंगे K/4। फैजान अब बताइए मुझे आप एग्जैक्टली कहाँ अटके थे। हाँ फैजान पिछले 5 मिनट में ये चीज मैंने 4 बार कह दी कि यंग्स डबल स्लिट ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में यंग्स ने दोनों स्लिट सेम विड्थ की ली थी, दोनों स्लिट सेम विड्थ की ली थी। जब W1 W2 इक्वल तो I1 और I2 भी इक्वल, इसलिए मैंने इक्वल लिया। अभी अभी चेक करते हैं आंसर्स। हाँ जी फैजान आया। वजह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, तो सोर्सेस का मतलब है वो डबल स्लिट्स जहां से आप ले रहे हैं W1 W2। चलिए कुछ ज्यादा लोगों का आ गया जी। एक सेकंड यार। सुनिए वजह, ये सोर्स तो एक ही है, लेकिन अब ये दो सोर्सेस में डिवाइड हो गई। इन दो सोर्सेस से जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि इन सोर्सेस की विड्थ कितनी है। जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतनी ज्यादा लाइट पास हो जाएगी। तो जब आप यंग्स डबल स्लिट कर रहे हैं तो ये जो वेव्स आ रही हैं, ये वेव्स इस वाली मेन सोर्स की इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशंस इन सोर्सेस की है, S1 और S2 से जो वेव्स आ रही है। एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा स्लिट की विड्थ के ऊपर। जितनी ज्यादा वाइड स्लिट होगी उससे उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी पास होगी। जी वजाहत बताइए, हुआ कुछ क्लियर? नेक्स्ट देखिए। So resultant intensity when part difference is lambda by 3। अब part difference lambda by 3 है तो मुझे phase difference निकालना होगा। मैं फिर से लिख देता हूँ phi by 2 pi is part difference which is lambda by 3 multiplied by 2 pi, not 2 pi multiplied by lambda। चलो बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के आंसर्स आ गए, बस मैं ही पीछे रह गया हूँ। मैं जरा कर दूं इसे फिर मैं चेक कर लेता हूँ। phi आया 2 pi by 3, वेरी गुड। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, आई आर इज I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 cos phi, यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो I1 इज K/4, I2 इज K/4, 2 इंटू देखिए √I1 √I2 दोनों वैल्यू सेम है तो K/4 हो जाएगा, और ये आपने रख दिया cos 2 pi by 3 हो जाएगा। भाई cos 2 pi by 3 का क्या मतलब हो गया? 2 pi by 3 मीन्स 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री इज -हाफ। इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो भाई आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई K/4 आ गई। चलिए अब फिर से ढूंढना शुरू कीजिए, कहां नहीं समझ में आया, क्या डाउट्स हैं। भाई जो मैं कह रहा था अभी कि पिन पॉइंट पूछो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूछे ही ना। आप चाहे ये कहें कि पूरा रिपीट कर दो, बहुत बेहतर है उससे कि आपके डाउट्स और आप ना पूछ रहे हो। भाई हम न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक नहीं हुआ तो अगला नहीं होगा। यहां डाउट रहा तो आगे जाएगा वो डाउट, पक्की बात है वो। हाँ भाई बाकी और कोई डाउट किसी का? अनीका, नगमा, अरबाब, राशिद, योगेश। फैजान cos 2 पाई 1 होता है।
cos पाई माइनस 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos पाई इज माइनस 1, cos 2 पाई तो 0 के इक्वल होता है। भाई इतना आप लोग लिख लें तो बताइए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। एक न्यूमेरिकल और फिर देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशंस हो सकती है। चलो वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, इसमें जरा आप लोग चेक कीजिएगा कि आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता। बेसिक्स मैं आपको सब सिखा चुका हूं। नहीं यार, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, रुक जाए, बिल्कुल वही रिपीट हो जाएगा जो मैंने अभी कराया। पहले कंडीशंस कर लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम की। इसमें ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब देखिए कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन चाहिए। मैक्सिमा मींस जब दो वेव्स कंबाइन कर रही हैं और कंबाइन करने पर ऐड हो जाए, लाइक इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, वेव्स ऐड होंगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसे मैक्सिमा कहते हैं। या मिनिमा की कंडीशन कि वेव्स सब्ट्रैक्ट हो जाए, जब वेव्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, उसे हम मिनिमा कहते हैं। सो दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और यही जो मैक्सिमा है ना, इसी को भाई मैं यही लिख देता हूं, ब्राइट फ्रिंज भी कहेंगे। चलो मैं अगले इसमें लिख दूंगा। सो पहले मैं कंडीशन निकाल रहा हूं मैक्सिमा की और ब्राइट फ्रिंज की और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो ये कंडीशन आपको डिराइव करनी है। कंडीशन डिराइव करने का क्या मतलब है? कंडीशन डिराइव करने का मतलब है फेज डिफरेंस की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए मैक्सिमा आ रहा हो या ब्राइट फ्रिंज बन रहा हो। पार्ट डिफरेंस की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए मैक्सिमा आ रहा हो या फिर ब्राइट फ्रिंज बन रहा हो। सो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखिए आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की कंडीशन है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। आप सब जानते हैं कि कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। मैं ए और बी चेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं फाइव की वो वैल्यू बता दो कि आर मैक्सिमम हो जाए। कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, फॉर आर मैक्स के लिए कॉस फाइव आपका 1 होना चाहिए। अब कॉस फाइव 1 होने की कई चीजें हैं। कॉस फाइव 1 तब भी हो सकता है जब फाइव आपका 0 हो, फेज डिफरेंस 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए, 8 पाई हो जाए। सो इसका मतलब हुआ फाइव आपका 0 भी हो सकता है, फाइव आपका 2 पाई भी हो सकता है और 4 पाई भी हो सकता है। या आप ऐसे लिख दो कि भाई फाइव आपका 2 एन पाई है ना, एन की वैल्यू 0 से वेरी करते चले जाइए, ये एक जनरल इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं इसको लिख देता हूं कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए या ब्राइट फ्रिंज के लिए फाई कितना होना चाहिए, 2 एन पाई। बट ये हमेशा याद रखिएगा, एन कहां से स्टार्ट होगा, एन 0 से स्टार्ट होगा। तो पहला ब्राइट फ्रिंज बनेगा इन इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस पर, मींस यहां दूसरा ब्राइट फ्रिंज 2 पाई के फेज डिफरेंस बन सकता है, तीसरा 4 पाई के, फिर 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ऐसे बनता चला जाए। अब ये तो फेज डिफरेंस आया।
अब ऐसा भी तो हो सकता है इसी के लिए पार्ट डिफरेंस पूछ ले आपसे कि भाई वो कंडीशन बताओ, जब पार्ट डिफरेंस की वो वैल्यू बताओ जब फेज डिफरेंस रिजल्ट इन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, मींस ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस की क्या कंडीशन होनी चाहिए। इसके लिए आप ऐसे कर लो, वही फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का ही रिलेशन होता है 5/2 पाई, इस पार्ट डिफरेंस इज x डिवाइडेड बाय लैम्डा। फाई आप जानते हैं 2n पाई है, डिवाइडेड बाय 2 पाई है, x बाय लैम्डा। तो ये 2 से 2 और पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, x आ गया लैम्डा। So this is the condition of part difference for constructive interference. कि अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है तो पार्ट डिफरेंस जो होगा दैट पार्ट डिफरेंस विल बी n lambda always, where n will start from 0. n 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक आपका n जा सकता है, ये पार्ट डिफरेंस की कंडीशन। अब ये कि वो रिजल्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा क्या, भाई वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां रख दीजिए cos फाई की जगह 1, सो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसे आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इट्स रूट ओवर a प्लस बी का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो आपको ये दिख गया कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो a प्लस बी होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी आप दो तरह से निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी दैट इज k टाइम्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर which is a plus b, which obviously k times, huh? K times a plus b square, k times a plus b square, so that's maximum intensity. आप मैक्सिमम इंटेंसिटी एक और तरह से निकाल सकते हैं भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, इट्स I1 प्लस I2, ये था ना एक्सप्रेशन, यहां से भी आ सकता है। अब क्या कब यूज करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन न्यूमेरिकल, cos फाई की जगह 1 रख देते हैं। तो अगर आप ये ढंग से देखोगे ना, ये रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। सो मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए या ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशंस याद होनी चाहिए हमेशा। फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a प्लस बी होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी k टाइम्स a प्लस बी स्क्वायर होगा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। यहां तक बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम है? चलिए गुड, इतना लिख लीजिए। इतना लिखिए, फिर हम मिनिमम डिस्कस करते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या करना होगा। चलिए सब लिख चुके हैं, इसको मैं रब कर दूं, नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं। ठीक है सैफ, लिखिए, जब हो जाए तो बताइएगा। सैफ तबस्सुम, हो जाए इतना तो बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते। नेक्स्ट देखिए,
आपको मिनिमा की कंडीशन चाहिए, इसी मिनिमा को डार्क फ्रिंज भी कहते हैं, और इसी को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है, यहीं से लेके चलते हैं फिर से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos phi, r is root over a square plus b square plus 2ab cos phi। यहाँ पर जो cos phi होगा आपका, वो मिनिमम 1 होना चाहिए, -1। मिनिमम के लिए cos phi शुड बी -1। तो अगर मैं यहां -1 लिख दूं, a square plus b square twice of ab cos phi is -1। या रुको, पहले उसी ऑर्डर में करते हैं जिस ऑर्डर में मैक्सिमा किया था। cos phi देखिए -1 कब कब आ सकता है? cos phi -1 आ सकता है पहला आएगा पाई, फिर आएगा 3 पाई, फिर आएगा 5 पाई। इसे मैं ऐसे लिख दूं 2n-1 पाई, n स्टार्ट हो जाएगा 1 से। cos phi -1 होता है अगर phi इनमें से कुछ हो जाए। तो आप लिख सकते हैं यहां जो आपका फेज डिफरेंस होगा, वो फेज डिफरेंस है 2n-1 पाई। भाई यहां तक बता दीजिए मुझे, क्लियर है ना कि फेज डिफरेंस 2n-1 पाई आएगा? चलिए, इसी के बाद आप पार्ट डिफरेंस निकाल दीजिए। पाथ डिफरेंस के लिए आप सीधा सीधा ये काम कर सकते हैं कि फेज डिफरेंस, हाँ बजात, अगर आप प्लस लेंगे देन n विल स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर आप 2n+1 लेंगे तो n 0 से स्टार्ट होगा। तो 5/2 पाई इज x बाय लैम्डा। तो phi है 2n-1 पाई बाय 2 पाई is x over lambda. So pi will cancel this pi. X is 2n-1 lambda by 2। जी बिल्कुल, 2n+1 भी करेक्ट होगा। बस आप ख्याल ये रखिएगा, अगर आप लिखते हैं 2n+1 पाई है ना, सो n विल स्टार्ट फ्रॉम 0। सिर्फ यही फर्क है, n की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू मैटर करती है। यहाँ n स्टार्ट फ्रॉम 1, 2n+1 में n स्टार्ट फ्रॉम 0। So this is the path difference for a destructive interference। इसके बाद जी अमान, पहला फेस है, दूसरा पार्ट डिफरेंस है। तो ये मैंने पार्ट डिफरेंस की कैलकुलेशन शुरू कर दी थी। ये तो फेस है, बस ये लिखा है कि मैंने पार्ट डिफरेंस की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। इसके बाद आप निकाल सकते हैं आर मिनिमम क्या होगा। भाई इस एक्सप्रेशन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi को आप -1 कर दीजिए, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा इट्स रूट ओवर a माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो आर मिनिमम आया आपका विच इज a माइनस बी ओनली। सो दिस इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड। आफ्टर दिस मिनिमम एम्पलीट्यूड आप चाहें तो मिनिमम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। मिनिमम इंटेंसिटी होगी k टाइम्स मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं k टाइम्स
a माइनस बी का स्क्वायर। आप चाहें तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि I मिनिमम इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi is -1. So this is root I1 minus root I2 का होल स्क्वायर। इसमें मुझे डाउट्स बताइए, कहीं कोई डाउट किसी जगह आप अटके हो? कोई डाउट, कहीं कोई इश्यू? ओके, हार्दिक, अगर मैं फाइ को 2 पाई ले लेता ना तो cos +1 हो जाता। cos 2 पाई +1 होता है। मुझे cos फाइ -1 चाहिए। वो तभी होगा जब cos पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो या 7 पाई हो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। कहीं कोई डाउट नहीं किसी को, है ना? चलो वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। भाई नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं, इतना लिख लिया आप लोगों ने? चलिए वेरी गुड। देखिए यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते। न्यूमेरिकल्स अच्छे तब होंगे जब हम एक नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंच विड्थ का, जब वो सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम यूज करते हैं सेकंड सेक्शन में इन इंटरफेरेंस पैटर्न। वन रेशियो 9। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। So width has slit width. W1 by W2 is 1/9। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये I1 और I2 के रेशियो की इक्वल, कि I1 और I2 का जो रेशियो है दैट इज 1:9। तो आप लिख सकते हैं भाई I1 अगर x है तो I2 9x है। ये नहीं लिख देना कि I1 एग्जैक्टली 1 है, रेशियो पता है I1 x है तो I2 9x है। तो अगर आपको I मैक्स चाहिए और I मिनिमम का रेशियो चाहिए, I मैक्स आप जानते हैं √/I1 प्लस √/I2 का स्क्वायर होगा। I मिनिमम आप जानते हैं √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर होगा। So I max by I minimum is
it's root over x, it's root over 9x का square, it's root over x, root over 9x का square. So ये आ जाएगा I max by I minimum, it's root x plus root 9x है ना, तो ये आ गया 4 root x और ये आ गया -2 root x का होल स्क्वायर. सो रूट एक्स देखिए, रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा. आई मैक्स आ गया 16/4 आई मैक्स बाय आई मिनिमम विच इज 4:1. तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आ गया 4/1. इसमें डाउट बताइए मुझे भाई, इसमें डाउट बताइए, कहीं कोई इश्यू आ रहा है? ओके, अगर यहां कहीं कोई इशू नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसे एक और मेथड से करके देखिए. भाई ये जो विड्थ का रेशियो है ना W1/W2, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल. तो यहां से ए ले लो कुछ आएगा, बी ले लो कुछ आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर मैक्स ऐसे लिख देना. आई मैक्स ऐसे लिख दीजिएगा, इट्स के टाइम्स ए प्लस बी का स्क्वायर. आई मिनिमम ऐसे लिख दीजिएगा, के टाइम्स ए माइनस बी का स्क्वायर. जरा करके देखिए रिजल्ट सेम आता है या अलग आ रहा है. और करिएगा, ऐसा ना हो कि मैं, जाहिर सी बात है एक ही क्वेश्चन है आंसर सेम आना चाहिए आप छोड़ दें, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए. भाई आपकी ईमानदारी आपके एग्जाम में चेक हो जाएगी. यहाँ ईमानदार नहीं रहेंगे तो एग्जाम में कुछ नहीं होगा. मर्जी आपकी है कि अगले 3 मिनट सॉल्व करके निकालो या इधर उधर सोचते हुए गुजार दो. गुजरेंगे तो 3 मिनट, कैसे गुजारोगे वो डिपेंड करेगा कि जब एग्जाम में अगर ये चीज आ गई तो आप हैंडल कर पाएंगे या नहीं. वो 3 मिनट तो गुजरना ही है, कैसे गुजारोगे वो मैटर करता है. और मुझे बताते जाओ अगर सेम आंसर आता चला जाए, अगर अलग आ रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा एक बार चेक करके. चलो गुड. इसका क्या आया, वजाहत का आ गया, अरबाब का आ गया, गुड इफ्रा, जोया का भी आ गया, सौदा का भी आ गया. चलिए मैं भी इसको कर ही देता हूँ, ये वाला तो सबने लिख लिया होगा. ये तो लिख लिया होगा ना, नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ मैं. सेम आ रहा है. सो 1/9 दिया था. 1/9 is a square by b square. So a by b is 1/3 now. That's a by 3, which is ratio of 1/3. तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि I max by I minimum जो होगा, फॉर्मूला लिखा ही था k टाइम्स. भाई इस ऐसे होने का मतलब है a आ गया आपका 3x, सॉरी रेशियो है ना, ax आ गया b 3x आ गया. So k times x plus 3x का स्क्वायर, k times x minus 3x का स्क्वायर. I max by I minimum is k times 16x square. हाँ वजह ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं. और ये 2x हो जाएगा 4x स्क्वायर. ये कैंसिल 4 रेशियो बना गया. इस कैलकुलेशन में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए.
नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कंसेप्चुअल डिस्कशंस और हैं अभी। क्लियर है सबका? चलो गुड, इसको मैं इरेज करूं, नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं। चलिए ये सबने लिख लिया। अब देखो भाई, इंटरफेरेंस में आपको क्या लगता है कि एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए या कंजर्वेशन वायलेट भी हो सकता है? भाई क्या लगता है आप लोगों को कि क्या हमेशा एनर्जी कंजर्व रहेगी या वायलेशन भी मिल सकता है? चलो कोई एक बोला वायलेट हो सकता है, हो भी सकता है। सो देखिए, कंजर्व होने का मतलब क्या है? भाई एनर्जी वायलेशन नहीं होना चाहिए। सुनिए, फिजिक्स में, नेचर में कभी भी एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होता। एक ही एक्सेप्शन है, जब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो भी न्यूक्लियर फिजिक्स में होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन जब आप देखोगे, यहां ऐसा नहीं होता कि आपकी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही हो, वो कन्वर्जन कभी नहीं होते। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह दिखेगा, फिर देखेंगे कि वो वायलेशन कैसे सॉल्व करे। भाई एक सोर्स है, उससे लाइट आ रही है, इंटेंसिटी इज I1। सो फॉर वेव ऑप्टिक्स कंसिडर इंटेंसिटी एज एनर्जी। एक सोर्स से लाइट आई, इंटेंसिटी I1, दूसरी सोर्स से लाइट आई, इंटेंसिटी I2। ये दोनों लाइट वेव्स मर्ज हो जाती है। भाई मर्ज होने के बाद जो इंटेंसिटी होगी, दैट शुड बी I1 प्लस I2। भाई बताइए, सब एग्री करते हैं इससे? अगर वेव्स हैं, एक की एनर्जी I1, दूसरे की एनर्जी I2, जब मर्ज हो जाएंगी तो एनर्जी शुड बी I1 प्लस I2। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ऐसा हो रहा है तो एनर्जी कंजर्व है। अगर I1 और I2 ऐड होकर I1 प्लस I2 बना लें तो एनर्जी कंजर्व है। अगर ऐसा नहीं होता तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो। सो इसको तो मैं नहीं लिख रहा, ये तो जनरल सी बात है। बेहतर होगा आप अगर इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लें कि एनर्जी कंजर्व कब रहेगी, जब I1 प्लस I2 हो। अगर मैं मैक्सिमा की इंटेंसिटी लू, अगर मैं इंटेंसिटी लू ब्राइट फ्रिंज की, आई मैक्स, सो आई मैक्स की जो इंटेंसिटी होगी, दैट इज, यही था ना, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं, इट्स I1 प्लस I2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 √I1 √I2। चलिए मुझे जरा सा ये एक्सप्रेशन देखकर बताइए, देखकर क्या लग रहा है, क्या एनर्जी कंजर्व दिख रही है आपको या कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है? ये एक्सप्रेशन देखकर बता दीजिए, क्या एनर्जी कंजर्व्ड है या आपको कहीं वायलेशन दिख रहे हैं? अरे यार, कहाँ कंजर्व्ड है, कहाँ कंजर्व्ड है? अरे वायलेशन दिखा, चलो जोहेब को दिखा, अस्का को दिखा वायलेशन, सोएदा को दिखा। अरे कंजर्व तो तब थी जब ऐड होकर I1 प्लस I2 हो जाए, तब थी ना कंजर्व। सो एनर्जी
conserve if I max is I1 plus I2. बट ये जो टर्म है ना 2 रूट ओवर I1 I2, violates energy conservation. भाई एक्स्ट्रा टर्म आ गई, ये बता रही है एनर्जी और कहीं से आई, इसकी तो इतनी होनी चाहिए थी I1 और I2 को ऐड करने के बाद। बताइए बात समझ में आ रही है कि क्यों ये टर्म वायलेशन दे रही है? भाई ऐसा हुआ एक जगह से 2 आया, एक जगह से 3 आया और ऐड कर 7 आ गया, तो तुम ये पूछोगे ना 2 एक्स्ट्रा कहां से आए? भाई I1 और I2 को ऐड कर I1 प्लस I2 आना चाहिए। ऐसा ना हो ये फॉर्मूले में, लेकिन फॉर्मूले में भी तो गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कुछ और लॉजिक हो। बिल्कुल फॉर्मूले में है, लेकिन इंटेंसिटी इज एनर्जी। अगर एक जगह से एनर्जी I1 है, दूसरी जगह से एनर्जी I2 है, तो ऐड होने के बाद इट शुड रिमेन I1 प्लस I2। ये तो एक्स्ट्रा आया, ये एक्स्ट्रा एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करता हुआ दिखा रहा है। अब देखेंगे इसके पीछे का लॉजिक कि कहां से आया क्या हुआ, लेकिन ये दिखा रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हुआ। शुरू में फिर हमने रूट क्यों लिया? भाई हमने तो बिल्कुल जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उसको फॉलो किया। वैसा तो नहीं हो सकता था कि मुझे पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट करेगा तो पीछे जाके मैं मैथ्स चेंज कर देता। वो तो गलत तरीका था। जो जैसा होता है मैथ्स में, जैसी चीजें होती हैं वही इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तुमने बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लेकर जो डेराइव किया वो सही था, लेकिन अब ये जो आया है एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या परेशानी है इसके साथ, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल तो इसकी टेंशन लो। ये समझ में आया कि इसकी वजह से एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है? अरे 2 मिनट सब्र तो करो, अभी अभी बता रहा हूं, अभी सब्र करो, सब दिखेगा। अब ऐसे ही डार्क फ्रिंज में आ जाओ। तुम लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो। अरे यहाँ भी एनर्जी करा देंगे कंजर्व, जरा सा सब्र तो रखो। सिर्फ ब्राइट फ्रिंज में एनर्जी कंजर्व नहीं। हाँ आयशा, कुछ कुछ डार्क फ्रिंज। चलो डार्क फ्रिंज में आते हैं। आई मिनिमम, टेंशन मत लो, एंड में एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, लेकिन एक एक फ्रिंज अगर देखेंगे तो आपको मैथ से फिजिक्स कंक्लूड करनी आनी चाहिए इतनी। बताइए एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं हो रही? नहीं है। क्या हो रहा है यहां? एनर्जी क्रिएट हो रही है कि डिस्ट्रॉय होती हुई दिख रही है? ये बता रहा है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ना ब्राइट में एनर्जी कंजर्व, ना डार्क में एनर्जी कंजर्व। अब तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को कुछ को तो आंसर्स मिल गए होंगे। यहां एक्स्ट्रा आया, यहां कम हो गया। हाँ फैजान, बिल्कुल। ये एक्स्ट्रा आया कहां से? डार्क से ब्राइट में गया। तो एनर्जी यहां पर एक्स्ट्रा आई ना, कहां से आई? डार्क से ब्राइट में गई। अगर मैं ब्राइट और डार्क दोनों को एक साथ ले लू ना, तो फिर आपको एनर्जी कंजर्वेशन दिख जाएगा। ब्राइट में आई एनर्जी एक्स्ट्रा, कहां से आई? डार्क से आई। तो सिर्फ ब्राइट अगर फ्रिंज बन जाते इंटरफेरेंस में तो एनर्जी कंजर्व नहीं होती। सिर्फ डार्क फ्रिंज होते तो एनर्जी कंजर्व नहीं होती। जब भी एक ब्राइट बनेगा तो उसके साथ एक डार्क जरूर आएगा, सो दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। दिस इज इंटरफेरेंस। इसीलिए जब आपको उस दिन वो वीडियो दिखाई थी, वो एक छोटा सा एनिमेशन दिखाया था ना इंटरफेरेंस का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो दिखाया था देखो ब्राइट है तो फौरन उसके बाद एक डार्क बन रहा है। हमेशा ये पेयर्स में बनेंगे। रीजन यही है कि एक में एनर्जी ज्यादा है तो दूसरे से आएगी। नहीं रेबर, ये तो बस मैंने ऐसी ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो मैंने बस ऐसे ही दिखा दिया कि ये माइनस इतनी टर्म नेगेटिव हो रही है, जितनी एक्स्ट्रा यहां गई उतनी एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो। कहां पर? यहां कह रहे हैं आप रेबर? अच्छा हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, माइनस, बिल्कुल माइनस। सो हेंस energy is not conserved in only bright
और डार्क फ्रिंज सिर्फ ब्राइट लोगे या सिर्फ डार्क लोगे तो एनर्जी कंजर्व नहीं है. बट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड if we consider both bright and dark fringe. डार्क फ्रिंज. इनफेक्ट होता क्या है, एनर्जी डार्क से ब्राइट में चली जाती है. सो अगर आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन याद हो जो मैंने लिखवाई थी, उसमें लिखवाया था फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, डार्क से एनर्जी निकालकर ब्राइट में जा रही है. खतीजा तो वायलेशन नहीं है, ट्रांसफर है ना. सिर्फ ब्राइट लोगे तो दिखेगा एनर्जी आ गई, सिर्फ डार्क लिखोगे तो दिखेगा एनर्जी चली गई. लेकिन अगर आप ब्राइट और डार्क दोनों देखें तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा डार्क से एनर्जी ब्राइट में जा रही है. सो इंटरफेरेंस इज बेसिकली फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. डार्क से ब्राइट में जाती है, इसीलिए वो ऑर्डिनेट बनते हैं. इतना लिख लीजिए. फिर एक बार जरा एवरेज एनर्जी निकाल कर देखते हैं. ब्राइट और डार्क का एवरेज तो I1 प्लस I2 आना चाहिए. देख लेते हैं एक बार आता है नहीं आता. जी बिल्कुल वजाहत, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इक्वल. इंटेंस, जी बिल्कुल. नहीं फैजान नहीं हुई, आज होगी. इतना लिखा आप लोगों ने. नेक्स्ट देखें. लिख लीजिए सैफ, इतना हो जाए तो बताइए. सो दिस इज इंटरफेरेंस. बेसिकली लाइट इंटरफेयर ऐसे करती है कि एनर्जी डार्क से उठ के ब्राइट में चली जाती है. सैफ हो जाए तो मुझे बताइए. फिर जरा देखते हैं एवरेज एनर्जी. देखो ऐसे तो हमने लॉजिकली तो कर लिया कि मिनिमा से उठकर यहां जा रही है. एक बार मैथमेटिकली भी एवरेज निकाल कर देख लेते हैं कि आता है नहीं आता. फिर इसी लॉजिक पर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे. जी सनाउल, क्यूबिक कैपेसिटी. अब भाई नेक्स्ट देखिए, एवरेज इंटेंसिटी कैसे आएगी. सो भाई एवरेज जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी आई मैक्स लो. नहीं सनाउल, एफिशिएंसी ये नहीं होती, ये तो कैपेसिटी होती. आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय. सो आई एवरेज जो हो जाएगा, आई मैक्स इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 प्लस आई मीन I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2 डिवाइडेड बाय 2. सो देखिए ये कैंसिल हो गया. 2I1 हो गया, 2I2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया. आई एवरेज आ गया, 2 कॉमन आ गया, इट्स I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 2. भाई ये कैंसिल हो गया. आई एवरेज आ गया I1 प्लस. तो भाई ये कंजर्व्ड.
तो जो मैं कह रहा था कि डार्क से ब्राइट में जाएगी, वो चीज आपको यहाँ दिख जाती है। तो तबस्सुम आई मैक्स की तो वैल्यू रखी मैंने यहाँ, देखी, यही तो है आई मैक्स, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर ही तो ओपन किया है। जी तबस्सुम। अजय हुआ ना? इतना लिख लो, बताओ मुझे एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें ये लॉजिक थोड़ा बहुत हम यूज कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, तो इसे मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी वेरिएशन in interference pattern with help of two coherent sources is 5% of average intensity. Find ratio of intensity of two sources. बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए। नहीं होता तो फिर मैं करूंगा, 2 मिनट दे रहा हूं पूरे, आपको करिए इसे। पढ़िए जरा ये लैंग्वेज, समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। नहीं इसका, ये तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो है ना, मैं तो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज का रेशियो पूछ रहा हूँ, I1 और I2 कितना। ये सही आया इसका आपका, बिल्कुल आई मैक्स बाय आई मीन बिल्कुल सही आया, वेरी गुड। अब आप I1 और I2 का रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए यहाँ से।
तो नेक्स्ट देखिए, इंटेंसिटी वेरिएशन इंटरफेरेंस पैटर्न विद द हेल्प ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज इज 5% ऑफ एवरेज इंटेंसिटी। तो देखो आई मैक्स जो होता है ना, वो जो एवरेज इंटेंसिटी है 100%, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एवरेज इंटेंसिटी से थोड़ा सा ज्यादा है, और आई मिनिमम जो है वो एवरेज इंटेंसिटी से थोड़ा सा कम। आई मैक्स बाय आई मिनिमम जो है, एवरेज इंटेंसिटी कितनी है आपकी 100% प्लस 5%, 100% माइनस 5%, 105 बाय 95%। तो जब आप 5 से कैंसिल करेंगे इट्स 25, 9 is 45। आई मैक्स बाय आई मिनिमम इज 21 बाय 90। ये आई मैक्स बाय आई मिनिमम। अब आई मैक्स बाय आई मिनिमम आ गया, तो यहां से आप आई वन और आई टू कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट आई वन। रूट आई वन is root over 21 by 9। आई वन और आई टू कैलकुलेट कीजिए। ट्वेंटी वन बाय 19 तो मैक्स और मिनिमम का है। अब इसको सॉल्व करके ना यार आई वन और आई टू निकालना होगा, ये लेंदी कैलकुलेशन है। मुझे बताओगे जरा से 21/9 करके रूट कितना आ रहा है? रूट आई वन बाय रूट आई टू तो आ ही जाएगा। अच्छा, हाँ इसका बता दो मुझे कितना आ रहा है। 0.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया रूट आई वन रूट आई टू 0.5 रूट आई वन 0.5 रूट आई टू। आई वन आई टू अलग कर दीजिए, इसको लेफ्ट में ले आइए, इसे राइट में ले जाइए। कुछ गड़बड़ करी मैंने? 1.5 आ रहा है भाई, एक बार मुझे ढंग से बताओ कितना आया, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। 1.05 आया, तो 1.05 रूट आई वन 0.5 रूट आई टू। वन वाली टर्म्स अलग ले जाइए, 0.5 रूट आई वन रूट आई टू। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.05 रूट आई वन होगा, और ये -2.05 रूट आई टू। रेशियो ले लीजिए यहां से, रूट आई और ये भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यार ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस ही तो आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। ये रेशियो है, देख लीजिए कितना आ रहा है।
ये रूट i1 बाय रूट i2 का रेशियो आ गया, तो i1 बाय i2 आ जाएगा स्क्वायर लेकर। तो वो एवरेज वाला मैं इसीलिए सिखा रहा था, उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। यहां तक तो मैंने, इसके बाद तो सब कैलकुलेशन है, लिख लीजिए इतना।